नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और आज के इस करंट अफेयर की क्लास में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे तथा साथ ही अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यह जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं यह डेली बेसिस पे चलती हैं और इस क्लास में जो है कि हम किसकी बात करते हैं तो डेली ऐसे करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो है कि करंट अफेयर होता है या कहें कि हर एक क्षेत्र से रिलेटेड करंट अफेयर की चर्चा मैं क्लास में करता हूं। तो दोस्तों यह जो करंट अफेयर की क्लास होती है आपके लिए हर तरीके से महत्वपूर्ण होता है, आप चाहे भारत के अंदर रह करके कोई भी एग्ज़ाम देते हों। जैसे मैं बात कर लूँ आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपी, सीयूईटी, है ना, इस तरीके से भारत के एसएससी, इस तरीके से भारत के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये जो करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों, इसमें केवल और केवल हम लोग क्लास ही नहीं करेंगे, इसमें केवल और केवल क्लास ही नहीं करेंगे बल्कि इसमें हम लोग क्लास के साथ साथ स्टैटिक जीके वाले हिस्से को भी कवर करेंगे, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर कराने जा रहा हूँ उसमें हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास होती है दोस्तों हर दिन सुबह 5 बजे अपलोड कर दी जाती है चैनल पर, तो आप लोग सुबह सुबह उठ करके ज़रूर देखा करिए। आइए बात करते हैं प्रश्नों की ओर और पढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि 16 सितंबर 2025 को अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किसने उद्घाटित किया? यानी भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या भूपेंद्र पटेल ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। किसने? अमित शाह ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। अगर आप इसके बारे में जानें और समझें तो थोड़ा सा व्याख्या को भी देखेंगे कि यह अहमदाबाद में है कहाँ पे। तो दोस्तों यह अहमदाबाद के नरनपुरा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब यह अहमदाबाद के नरनपुरा क्षेत्र में स्थित है जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2025 को किया। यानी 16 सितंबर 2025 को भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय खेल इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इस परियोजना को जो लागत था वह लगभग 825 करोड़ रुपए था। कितना? लगभग 825 करोड़ रुपए था। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स, इंडोर व आउटडोर खेलों के लिए अत्याधुनिक अरेना, खिलाड़ियों हेतु प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यानी यह क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि अहमदाबाद के नरनपुरा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिसका उद्घाटन भी 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों? दूसरा प्रश्न कहता है कि 11 सितंबर 2025 को यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरी बार नियुक्त किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएन वीमेन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? एंटोनियो गुटेरेस को, मिचेल बैचलेट, डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस या मलाला यूसुफजई को? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को क्या किया गया है? यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरी बार नियुक्त किया गया। जबकि अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में यूएन का यानी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो दोस्तों वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। यह 9वें महासचिव हैं, यह है 9वें महासचिव बने हैं। ठीक है, अब ये जो है कि 1 जनवरी 2017 से लगातार क्या कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर नियुक्त हैं। यह दूसरी बार, यानी कि यह भी क्या है? यह 2 बार या अपन कह सकते हैं कि ये दूसरी कार्यकाल अपना बिता रहे हैं और इनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस हैं यह यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में दूसरी बार इनको भी नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी कौन? सीमा स्वामी बहुस। कौन दिख रहे हैं? सीमा स्वामी बहुस, जिनको क्या किया गया है जी? जिनको जो है कि वरिष्ठ राजनयिक, जिनको जो है कि यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 11 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जॉर्डन की रहने वाली वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। ठीक है, तो ये जो सीमा स्वामी बहुस है कहाँ की है? तो जॉर्डन की है। ठीक है, और यह कदम संगठन में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ही उठाया गया है।
यूएन वीमेन की बात करें तो यूएन वीमेन संयुक्त राष्ट्र की वह एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। और दोस्तों इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। कब? जब यूएन के 60 साल पूरे हो गए थे तो 2005 में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? यूएन वीमेन की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि ओपन सेक्शन का विजेता कौन बना? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ओपन सेक्शन का विजेता कौन बना दोस्तों? अर्जुन एरिगैसी, मथायस ब्लूबाम या अनीस गिरी या मैग्नस कार्लसन। यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनीस गिरी। क्या हो जाएगा? अनीस गिरी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आइए कुछ और चर्चाओं को करते हैं और बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 सितंबर से लेकर के 2025 यहाँ, अच्छा एक मिनट, 4 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर 2025 तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में फाइज यानी FIDE ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और यह जो टूर्नामेंट था, यह आयोजन विश्व शतरंज, अब जो शतरंज का नाम आता है तो आपको भाई डॉक्टर गुकेश, है ना, कैसे नहीं याद आएंगे। इनका नाम क्या था? इनका जो नाम है आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये क्या चेस के मास्टर हैं, चेस मतलब कि ये बड़ी कम उम्र में जो है कि जीते हुए थे। इनका नाम जो है कि आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इनका नाम। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताएं। तो यह आयोजन जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप के दावेदार तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा? ये जो आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। और ओपन सेक्शन की बात करें तो नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी क्या है? विजेता बनते हैं दोस्तों। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। किसकी? चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है कि सैमुअल उमटीटी ने किस तारीख को पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दिया? देखिए, जो सैमुअल उमटीटी हैं, इन्होंने, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दिया। तो इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कब किया है दोस्तों? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा 15 सितंबर 2025 को किया। कब किया? 15 सितंबर 2025 को किया। क्यों किया? आइए इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो जब इसके बारे में आप जानने चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहली बात तो ये कहाँ के थे, तो फ्रांस के विश्व कप विजेता थे। ठीक है, तो फ्रांस के विश्व कप विजेता डिफेंडर सैमुअल उमटीटी ने 15 सितंबर 2025 को फुटबॉल से संन्यास ले लिया। उनकी उम्र केवल और केवल 31 वर्ष ही है, जो खेल करियर के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कम है। और उनका यह फैसला लगातार घुटनों की चोटों की वजह से आया। अब जानते हैं, अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आपका पैर मजबूत होना चाहिए, और उनको घुटनों में चोट थी जिसकी वजह से इनको संन्यास लेने का फैसला करना पड़ा। ठीक है, चोटों से आया, जिसने उनके खेल और फिटनेस को बुरी तरह प्रभावित किया, और चोटों ने ही उन्हें उनके उत्कर्ष स्तर पर दोबारा लौटने से रोक दिया, यानी जितना वो काबिल थे वहाँ पर दोबारा पहुँचने से उनको रोका। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को आप लाइक करिए। ठीक है, कमेंट में अपना विचार मुझे ज़रूर बताएं। यह क्लास अपने साथियों में भी शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना सुबह 5 बजे इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर की क्लासेस अपलोड कर दी जाती है। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप जो है कि एग्ज़ाम हंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यहाँ से भी PDF को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर भी इस क्लास का PDF अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं रोज़ाना शाम के 9 बजे, ठीक है, रोज़ाना शाम के 9:30 बजे लाइव आता हूँ UPSI के GK GS की PYQ के साथ। ठीक है, आज से ये वाली सीरीज चालू होगी। इसके पहले जो सीरीज चल रही थी वह है थियरी वाला चल रहा था, यानी मैं संविधान का अध्ययन करा रहा था UPSI के लिए। ठीक है, तो उन सभी वीडियोस की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना के हमने रखा हुआ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 5वां है। 5वां प्रश्न कहता है कि 2025 दलीप ट्रॉफी फाइनल कहाँ खेला गया? 2025 का दलीप ट्रॉफी फाइनल कहाँ खेला गया दोस्तों? तो यह खेला गया था बेंगलुरु में। कहाँ खेला गया? बेंगलुरु के अंदर खेला गया। अब चूंकि दलीप ट्रॉफी की बात आ रही है, यह किस खेल से संबंधित है, इसको आप लोग जो है कि मुझे कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आई बात समझ में?
चलिए तो आइए बात करते हैं इसकी। तो ध्यान दीजिएगा 2025 के जो दलीप ट्रॉफी फाइनल थी वह बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया, जिसमें सेंट्रल जोन ने क्या किया, साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। अब इसके जो सेंट्रल जोन थे इसके अगर हम आपसे पूछे कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान थे रजत पाटीदार। कौन थे? रजत पाटीदार। जी हाँ, इससे पहले सेंट्रल जोन कभी भी ट्रॉफी नहीं जीता था और इससे पहले आरसीबी ने भी कभी भी ट्रॉफी नहीं जीता था, जो रजत पाटीदार की कप्तानी में पहली बार 2025 में जीता। ठीक है, तो भैया पहली बार रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी भी जीता और सेंट्रल जोन ने भी जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह जीत उनके लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि उन्होंने 11 साल बाद यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, रजत पाटीदार की कप्तानी में। भाई क्या गजब का बंदा है, जिस टीम से खेल रहा है उस टीम को जिताने में मदद कर रहा है। और पिछली बार देखा जाए 2014-15 में पीयूष चावला की कप्तानी में उन्होंने यही सफलता हासिल किया था और तब फाइनल में उनके सामने साउथ जोन ही था। ठीक है, लेकिन उस समय जो है कि सेंट्रल जोन जीत नहीं पाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न कहता है दोस्तों कि वर्ष 2025 की पहली छमाही मतलब जो वर्ष 2025 बीत रहा है, तो भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी जो 6 महीने हैं, तो पहली छमाही में कोटक 11 दुनिया का कौन सा सबसे डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप बना? तो भैया यह पहला बन जाता है। कौन सा बन जाता है? तो यह दुनिया का पूछ रहा है ना। हाँ, दुनिया का पूछेगा तो यह तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दुनिया के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो यह तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानकारियों को हासिल करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोटक 811। ठीक है, कोटक 811। यह वर्ष 2025 की पहली छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप बना। दुनिया की, सोचिए, दुनिया की तीसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बनता है। ठीक है, और इस अवधि में यानी इस 6 महीनों में इसके डाउनलोडर्स कितने बढ़े? 1.6 करोड़, यानी 1.6 करोड़ से अधिक लोग इसको डाउनलोड किए, जो एसबीआई और यूनो को भी पीछे छोड़ दिया। एसबीआई और यूनो को कितने लोगों ने डाउनलोड किया? तो 1.4 करोड़ थे। ठीक है, कोटक 811 ने इस दौरान 250% की उल्लेखनीय साल दर साल वृद्धि दर्ज किया, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे तेज वृद्धि वाला ऐप बनाते हैं। किसको भाई? कोटक 811 को। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये कहता है मिंत्रा और सौरभ गांगुली द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है? मिंत्रा और सौरभ गांगुली, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों सौराग्य। ठीक है, क्या नाम है? सौराग्य। अब ये सौराग्य है क्या? तो सौराग्य के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। तो जो सौराग्य की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए यह भारत की प्रमुख फैशन ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली के साथ मिलकर के एक नया प्रीमियम एथनिक बियर ब्रांड जिसका नाम सौराग्य है उसको लॉन्च किया है। इस ब्रांड का नाम सौरभ और गांगुली से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम सौराग्य रख दिया गया। ठीक है, और यह लॉन्च विशेष रूप से दुर्गा पूजा 2025 से पहले किया गया है ताकि बंगाल और पूर्वी भारत के प्रमुख त्यौहार और खरीदारी के मौसम का फ़ायदा उठाया जा सके, और सौराग्य की यही खासियत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के अंतिम और 8वें प्रश्न पर। अंतिम और 8वां प्रश्न कहता है कि आचार्य देवव्रत ने किस तारीख को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? ठीक है, देखिए आचार्य देवव्रत एक व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो इन्होंने यह शपथ कब लिया, आपसे यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को। कब लिया था? 15 अगस्त 2025 को उन्होंने, एक मिनट, अगस्त नहीं होगा जी, सितंबर होगा। मैं अगस्त क्यों बता रहा हूँ? अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा। क्या होगा? सितंबर होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो यह शपथ लिया कब लिया? 15 सितंबर 2025 को लिया। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे जो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भाई? आइए थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जानते हैं। कौन बने? तो आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत अभी महाराष्ट्र के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने, पहले गुजरात के थे, ठीक है, 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार की शपथ लिया। अब ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति राज्यपाल होता है वह एक से अधिक राज्यों का भी प्रभार संभाल सकता है, यानी वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो जो आचार्य देवव्रत हैं इससे पहले ये गुजरात के राज्यपाल थे, लेकिन दोस्तों इनको 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र राज्य का भी राज्यपाल के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। ठीक है, और यह जो समारोह था मुंबई के राजभवन
भवन में आयोजित किया गया, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल होते हैं वह जिस राज्य के राज्यपाल बनते हैं उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही क्या करता है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। और कहता है कि यह नियुक्ति महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद हुई। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सीपी राधाकृष्णन थे, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन क्या थे, इसके पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ये कहाँ के राज्यपाल थे, ये जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन को क्या बना दिया गया, इनको जो कि बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट, यानी ये वीपी बन गए, वाइस प्रेसिडेंट या कहें कि देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगर ये उपराष्ट्रपति बन गए तो इनको राज्यपाल पद से अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो भैया राज्यपाल का पद खाली हुआ कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। और जब महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल का पद खाली हुआ तो जो गुजरात के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए या अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। किसको, आचार्य देवव्रत को दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको चित्र में दिख भी रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे यह देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, आई बात समझ में, यह आचार्य देवव्रत है ना। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देना। अब बात करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की, टोटल 10 वन लाइनर। देखिए हम लोग जो है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन 8 करने के बाद उसके बाद कम से कम 10 वन लाइनर के रूप में देख लेंगे, उन्हीं प्रश्नों को वन लाइनर रूप में भी देख लेंगे। जैसे पहला वन लाइनर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस वरिष्ठ राजनयिक को दूसरी बार UN वीमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, तो डॉक्टर सीमा बहुस को, ठीक है। तो 2018 फीफा विश्व कप विजेता फ्रांस टीम के किस डिफेंडर ने 31 साल के उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया, तो सैमुअल उमटीटी ने लिया। किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फाइट ग्रैंड स्विस खिताब जीता, तो वैशाली रमेश बाबू ने। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, तो वह महाराष्ट्र राज्य का अतिरिक्त भार या अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया। आगे कहता है पांचवा कि दुर्गा पूजा 2025 से ठीक पहले मिंत्रा और सौरव गांगुली ने मिलकर के कौन सा नया प्रीमियर एथनिक बियर ब्रांड लॉन्च किया, तो सौराग्य नाम से लॉन्च किया। भारत का अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटित किया गया, तो अहमदाबाद के नर्मपुरा क्षेत्र में। किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, तो यह करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सॉरी क्या नाम है जिनका, मोटा भाई का, अमित शाह, ठीक है, हाँ ठीक है। सातवां वन लाइनर है कि दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको मिला, तो यह मिला यश राठौर को। ध्यान रखिएगा, दलीप ट्रॉफी मैच के खेल में दिया जाता है ना। 2025 में फाइट ग्रैंड स्विस ओपन खिताब जीत करके 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए किसने क्वालिफाई किया, तो नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी ने क्वालिफाई किया है दोस्तों, ठीक है। 2 प्रश्न और है, 2 वन लाइनर यहाँ पे और है। एक है दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता और किसको हराकर, तो सेंट्रल जोन ने जीता साउथ जोन को 6 विकेट से हरा करके। 10वां वन लाइनर है कि किस भारतीय बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म कोटक 811 या 811 वर्ष 2025 की पहली छमाही में दुनिया की तीसरी सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप बना, तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। क्या है जी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है आपका टोटल 10 वन लाइनर। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं किस अनुसार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो कि MCQ भी देख रहे हैं। MCQ के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ स्टैटिक GK को भी देख रहे हैं, कुछ स्टैटिक हिस्से को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा है, क्लास के बारे में आप अपने विचार हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्लास कैसा लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जय हिंद।